हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैन पॉइंट पर। दोस्तों, NISM सीरीज़ 8 इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई ये हमारी पहली सीरीज़ और आज आप देखने वाले हैं चैप्टर 8 जो है वो लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट MCQs पार्ट 1। तो ये आज हम चैप्टर 8 से जुड़े हुए MCQs देखेंगे और ये पार्ट 1 रहेगा चैप्टर 8 का। और आगे आने वाले आपको कई सीरीज़ में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी सीरीज़ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इतने क्वेश्चंस आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाले हैं। ये आप देख लीजिएगा। तो सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं, सारे वीडियोस आपको देखने हैं। किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए। चलते हैं, आज शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। प्रतिभूति अनुबंध जो हैं, प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम 1956 का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी एम? तो प्रतिभूति जो अनुबंध अधिनियम है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। टू रेगुलेट इंश्योरेंस कंपनीज, बीमा कंपनियों को विनियमित करना। ऑप्शन बी, टू प्रिवेंट अनडिज़ायरेबल ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़, प्रतिभूतियों में अवांछनीय लेन देन को रोकना। टू मैनेज बैंक इंटरेस्ट रेट, बैंक ब्याज दरों का प्रबंधन करना। ऑप्शन डी, टू कंट्रोल रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, रियल एस्टेट जो लेन देन है उनको नियंत्रित करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रिवेंट अनडिज़ायरेबल ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी। यानी इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो प्रतिभूति बाजार में अवांछनीय और अनैतिक लेन देन को रोकना है, ताकि बाजार पारदर्शी और सुरक्षित रह सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी कहते हैं, एज एस्टेब्लिश्ड बाय द सेबी एक्ट 1992। 1992 यानी 1992 में स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू रेगुलेट बैंक्स। ऑप्शन बी, टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। ऑप्शन सी, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज। ऑप्शन डी, टू ओवरसी इंश्योरेंस कंपनीज। तो यहाँ पे आपसे जो है सेबी का जो है वो मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज़, यानी प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना। सेबी का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाना और प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Which committee was set up by SEBI to develop the regulatory framework for derivatives trading in India? Option A, Kumar Committee. Option B, LC Gupta Committee. Option C, KS Venkatraman Committee. Option D, MS Sahu Committee. तो भारत में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए नियामक ढांचे को विकसित करने के लिए सेबी द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया था? तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रश्न आपके लिए बनता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कमेटी जो है ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो उसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, LC गुप्ता कमेटी। LC गुप्ता जो कमेटी थी उसका गठन डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए नियामक दिशा निर्देश बनाने के लिए किया गया था। तो इसका बी सही उत्तर होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच मेंबरशिप अलाउज फॉर ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग इन द F&O सेगमेंट। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो है सदस्यता F&O सेगमेंट में ट्रेडिंग और क्लियरिंग की अनुमति देता है? कैपिटल मार्केट एंड F&O सेगमेंट। ऑप्शन बी, कैपिटल मार्केट एंड होलसेल डेप्ट मार्केट। ऑप्शन सी, कैपिटल मार्केट होलसेल डेप्ट मार्केट एंड F&O सेगमेंट। और ऑप्शन डी, ओनली F&O सेगमेंट। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कौन सा सदस्यता F&O सेगमेंट में ट्रेडिंग और क्लियरिंग की अनुमति देता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल मार्केट एंड F&O सेगमेंट। F&O यानी फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग और क्लियरिंग के लिए सदस्यता की आवश्यकता होती है जो कैपिटल मार्केट के साथ होती है।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेट वर्थ रिक्वायरमेंट फॉर अ क्लियरिंग मेंबर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। यहाँ पे पूछा गया है कि सेबी द्वारा एक क्लियरिंग सदस्य के लिए शुद्ध मूल्य की आवश्यकता कितनी है। ऑप्शन ए 1 करोड़, ऑप्शन बी 2 करोड़, ऑप्शन सी 3 करोड़, ऑप्शन डी 5 करोड़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 करोड़। 3 करोड़ जो है वो उसकी शुद्ध मूल्य की आवश्यकता होती है। एक क्लियरिंग सदस्य को सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार बाजार में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए न्यूनतम 3 करोड़ की शुद्ध मूल्य की आवश्यकता होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। What is the primary objective of the standard operating process SOP in case of a default by a TM or CM? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। What is the primary objective of the standard operating process in case of a default by a TM or CM? दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि TM मतलब होता है ट्रेडिंग सदस्य, ट्रेडिंग मेंबर, और CM मतलब होता है क्लियरिंग मेंबर। तो TM मतलब क्लियरिंग ट्रेडिंग मेंबर और CM मतलब क्लियरिंग मेंबर। तो ट्रेडिंग सदस्य या ट्रेडिंग मेंबर और क्लियरिंग मेंबर्स के डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको हम SOP कहते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर द एक्सचेंज, ऑप्शन बी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ नॉन डिफॉल्टिंग क्लाइंट, ऑप्शन सी टू पेनलाइज द डिफॉल्टिंग मेंबर, ऑप्शन डी टू चेंज द ट्रेडिंग रेगुलेशन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ नॉन डिफॉल्टिंग क्लाइंट, गैर डिफॉल्ट करने वाले ग्राहकों के हितों की रक्षा करना। एसओपी जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य, यदि कोई सदस्य डिफॉल्ट करता है तो अन्य गैर डिफॉल्ट ग्राहकों के धन और हित की सुरक्षा वो जो है वो करे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप द अफेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज मस्ट टेक इन केस ऑफ अ टेक्निकल ग्लिच डिसरप्टिंग कंटिन्यूस ट्रेडिंग। पूछा गया है आपसे कि अगर कोई तकनीकी गड़बड़ी, टेक्निकल ग्लिच, तकनीकी गड़बड़ी निरंतर ट्रेडिंग को बाधित करती है, कंटिन्यूस जो है वो ट्रेडिंग को बाधित करती है, तो प्रभावित स्टॉक एक्सचेंज को सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या उसको जो है वो एक्सचेंज को करना चाहिए। प्रश्न आपको समझ आ चुका होगा कि अगर कोई तकनीकी गड़बड़ी जो है वो निरंतर ट्रेडिंग को बाधित कर रही हैं तो प्रभावित जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए। देखते हैं हमारे ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए नोटिफाई ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट इमीडिएटली, ऑप्शन बी इन्फॉर्म सेबी इमीडिएटली थ्रू ऑन ईमेल, ऑप्शन सी रिज्यूम ट्रेडिंग इन अनअफेक्टेड सेगमेंट, ऑप्शन डी एक्सटेंड ट्रेडिंग आवर्स ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, इन्फॉर्म सेबी इमीडिएटली थ्रू ऑन ईमेल। सबसे पहला जो कदम होता है वो होता है उस एक्सचेंज को जो है सेबी को तुरंत सूचित करना होता है, और ये अनिवार्य है ताकि तकनीकी गड़बड़ी को सही तरीके से और समय पर ठीक किया जा सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ सिक्योरिटी अंडर द SCRA। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि SCRA के तहत निम्नलिखित में से कौन प्रतिभूति नहीं मानी जाती है। ऑप्शन ए शेयर, ऑप्शन बी डिबेंचर, ऑप्शन सी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, ऑप्शन डी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियाँ। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका जो है वो सही उत्तर होगा। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उनको SCRA के तहत जो है वो प्रतिभूति नहीं माना जाता है, क्योंकि यह बीमा उत्पाद है, आप ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट है एक तरीके से, इसलिए इसको जो है वो SCRA के तहत प्रतिभूति नहीं माना जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अंडर द सेबी एक्ट 1992 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी अधिनियम 1992 के तहत सेबी का कार्य क्या है। सेबी का कार्य पूछा है आपसे। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग कॉरपोरेट टैक्सेशंस, यानी कॉरपोरेट कराधान को विनियमित करना, ऑप्शन बी रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर सिक्योरिटी मार्केट,
यानी स्टॉक एक्सचेंज और अन्य प्रतिभूति बाजारों में व्यापारों को विनियमित करना। ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोलिंग द रियल एस्टेट मार्केट, रियल एस्टेट बाजार को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर डी, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर सिक्योरिटीज मार्केट, यानी स्टॉक एक्सचेंज और अन्य प्रतिभूति जो बाजारों में व्यापार को विनियमित करना। सेबी का मुख्य कार्य स्टॉक एक्सचेंज और प्रतिभूति बाजार में व्यापार को नियंत्रित करना होता है और उनमें पारदर्शिता बनाए रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन डिड सेबी एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ द एलसी गुप्ता कमिटी, सेबी ने एलसी गुप्ता समिति की सिफारिशें कब स्वीकार की थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके लिए। ऑप्शन नंबर ए, मई 11, 1998, जनवरी 1, 2000, मार्च 15, 1997, जून 30, 1999। तो दोस्तों जो है सेबी ने जो एलसी गुप्ता समिति की जो सिफारिशें थी वो स्वीकार की थी आपके 11 मई 1998 को, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। सेबी ने डेरिवेटिव्स मार्केट के लिए 11 मई 1998 को एलसी गुप्ता समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। व्हाट फॉर्म ऑफ कलेक्ट्रल इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर इंटाइटल मार्जिन बाय क्लियरिंग मेंबर, क्लियरिंग सदस्यों द्वारा प्रारंभिक मार्जिन के लिए कौन सा कोलेट्रल स्वीकार्य नहीं है? ऑप्शन ए कैश, ऑप्शन बी बैंक गारंटी, ऑप्शन सी फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, ऑप्शन डी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनलिस्टेड सिक्योरिटी, यानी अनलिस्टेड जो प्रतिभूतियों को प्रारंभिक मार्जिन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि ये तरल संपत्ति नहीं मानी जाती है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाउ ऑफ्टन मस्ट अ क्लियरिंग मेंबर furnish an auditor's certificate for their net worth to the exchange, क्लियरिंग सदस्य को अपनी शुद्ध संपत्ति के लिए ऑडिटर का प्रमाण पत्र एक्सचेंज को कितनी बार जमा कराना होता है? क्लियरिंग सदस्य को अपनी शुद्ध संपत्ति के लिए ऑडिटर का प्रमाण पत्र कितनी बार एक्सचेंज को जमा कराना होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए एनुअली, ऑप्शन बी क्वार्टरली, ऑप्शन सी एवरी 6 मंथ, ऑप्शन डी मंथली। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एवरी 6 मंथ, यानी हर 6 महीने में जो है क्लियरिंग सदस्यों को अपनी शुद्ध संपत्ति का ऑडिट प्रमाण पत्र जमा कराना आवश्यक होता है ताकि उनकी वित्तीय स्थिति की नियमित निगरानी हो सके। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशंस एंड डिपॉजिटरीज अपन रिसीविंग वार्निंग सिग्नल्स ऑफ अ पॉसिबल डिफ़ॉल्ट, यानी आपसे पूछा गया है कि स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी का संभावित डिफ़ॉल्ट के चेतावनी संकेत प्राप्त करने पर क्या कर्तव्य है? ऑप्शन ए टू इग्नोर द वार्निंग सिग्नल, चेतावनी संकेतों को अनदेखा करना। ऑप्शन बी टू फॉलो द एक्शंस लेड डाउन इन द एसओपी, एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में निर्धारित कार्यों का पालन करना। ऑप्शन सी टू इमीडिएटली सस्पेंड ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, यानी सेबी को तुरंत सूचित करना बिना किसी और तुरंत सभी ट्रेडिंग गतिविधियों को निलंबित करना, यहाँ पे सस्पेंड की बात की गई है। ऑप्शन डी टू नोटिफाइड द सेबी इमीडिएटली विदाउट फर्दर एक्शन, जी सेबी को तुरंत सूचित करना बिना किसी और कार्रवाई के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू फॉलो द एक्शंस लेड डाउन इन द एसओपी, एसओपी में निर्धारित कार्यों का पालन करना। दोस्तों चेतावनी संकेतों का पालन करना और एसओपी के अनुसार उचित कदम उठाना आवश्यक होता है ताकि संभावित डिफ़ॉल्ट की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाउ क्विकली मस्ट द अफेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज इन्फॉर्म मार्केट पार्टिसिपेंट एंड अदर MIS ऑफ आफ्टर अन आउटेज, जी यहाँ से पूछा है कि जो आउटेज के बाद प्रभावित स्टॉक एक्सचेंज को बाजार प्रतिभागियों और अन्य MII बाजार बुनियादी ढांचा संस्थान को कितनी जल्दी सूचित करना चाहिए? हाउ क्विकली यानी कितनी जल्दी। तो ऑप्शन नंबर ए है विद इन 30 मिनट, ऑप्शन बी विद इन 1 आवर, ऑप्शन सी विद इन 15 मिनट्स, ऑप्शन डी विद इन 2 आवर्स।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विदिन 15 मिनट, 15 मिनट के भीतर जो है वो सूचित करना होता है। एक्सचेंज को बाधा के बारे में यहाँ पे आउटेज यानी जो बात की गई है, आउटेज मतलब बाधा, यहाँ पे जो भी यहाँ पे मिस्टेक हो रही है उसकी बात की गई है। तो एक्सचेंज को बाधा के बारे में बाजार प्रतिभागियों को जल्दी से जल्दी यानी 15 मिनट के भीतर सूचित करना होता है ताकि वे जो है कोई भी कदम उठा सके। चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अंडर सेक्शन 2H of SCRA, which of the following is included in the definition of securities? Option A, derivatives. Option B, real estate property. Option C, commodities. Option D, art pieces. तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि SCRA की धारा 2H के तहत निम्नलिखित में से क्या प्रतिभूतियों की परिभाषा में शामिल है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या शामिल है इनमें से। ऑप्शन ए डेरिवेटिव्स, ऑप्शन बी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी कमोडिटीज़, ऑप्शन डी आर्ट पीसेस। तो दोस्तों पता होगा आपको डेरिवेटिव्स जो हैं वो इसमें SCRA की परिभाषा के अनुसार डेरिवेटिव्स को प्रतिभूतियों के रूप में माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेरिवेटिव्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सेबी हैज़ द अथॉरिटी टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग। सेबी के पास निम्नलिखित में से किस कार्य को करने का अधिकार है। सेट इंटरेस्ट रेट फॉर लोन, ऋणों के लिए ब्याज दरें निर्धारित करना। ऑप्शन बी, स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर का पंजीकरण और विनियमन करना, यानी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट। रजिस्टर मतलब पंजीकरण और रेगुलेट मतलब विनिमय करना। द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स, स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर का पंजीकरण और विनिमय करना। ऑप्शन सी, इशू करेंसी, मुद्रा जारी करना। आपको पता होगा मुद्रा जारी करना बिल्कुल भी इसका काम नहीं है, वो RBI का काम होता है। ऑप्शन डी, रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों को विनियमित करना, ये भी आपके सेबी का काम नहीं होता है। तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट जो है वो वही आपके लोन पे जो है वो बैंक जो है वो डिसाइड करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स, यानी स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर का पंजीकरण और विनियमन करना। सेबी का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो मुख्य उद्देश्य या मुख्य कार्य जो होता है वो ब्रोकर और सब ब्रोकरों का पंजीकरण और उनके कामकाज का विनिमय करना, ताकि बाजार जो है सुचारू रूप से संचालित हो सके। क्वेश्चन नंबर 17। अंडर द सेबी framework, what is the minimum number of members required for a derivatives exchange? सेबी के ढांचे के तहत एक डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। सेबी के ढांचे के तहत एक डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के लिए न्यूनतम कितने जो है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 75, यानी इसमें जो है वो कम से कम 50 मेंबर्स की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। डेरिवेटिव्स एक्सचेंज को संचालन करने के लिए सेबी के दिशा निर्देश के तहत कम से कम 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 18। वो कैन स्पेसिफाई द मैक्सिमम कोलेट्रल लिमिट फॉर इंटाइटल मार्जिन। प्रारंभिक मार्जिन के लिए अधिकतम कोलेट्रल सीमा किसके द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है। ऑप्शन ए ट्रेडिंग मेंबर, ऑप्शन बी क्लियरिंग मेंबर, ऑप्शन सी कस्टोडियल पार्टिसिपेंट, ऑप्शन डी सेबी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लियरिंग मेंबर। दोस्तों क्लियरिंग जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, को प्रारंभिक मार्जिन के लिए कोलेट्रल की सीमा तय करने का अधिकार होता है ताकि जोखिम को नियंत्रित किया जा सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। What is the liquid net worth requirement for clearing members with the exchange or clearing corporation? एक्सचेंज या क्लियरिंग कॉरपोरेशन के साथ क्लियरिंग सदस्यों के लिए लिक्विड नेट वर्थ की आवश्यकता क्या है। ऑप्शन ए 25 लाख, ऑप्शन बी 50 लाख, ऑप्शन सी 75 लाख और ऑप्शन डी 1 करोड़। तो इसका सही उत्तर होगा 50 लाख, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। एक क्लियरिंग सदस्य को अपनी वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम 50 लाख की लिक्विड नेटवर्थ की आवश्यकता होती है।
क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू द SOP, हाउ आर द क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्मॉल investor thus with balance less than 25 lakh settled in cash of a default? यानी SOP के अनुसार डिफ़ॉल्ट की स्थिति में छोटे निवेशक जिनके बैलेंस जो हैं वो 25 लाख से कम होते हैं कि क्रेडिट बैलेंस कैसे निपटाई जाती है। ऑप्शन ए, बाय यूजिंग फंड फ्रॉम द एक्सचेंज ऑपरेशनल बजट। ऑप्शन बी, बाय यूजिंग द unencumbered deposit available with the exchange and clearing corporation. Option C, by asking other investor to contribute to their settlement. Option D, by delaying payment until the default is resolved. यानी एसओपी के अनुसार डिफ़ॉल्ट की स्थिति में छोटे निवेशक जिनके बैलेंस जो हैं वो 25 लाख से कम है कि क्रेडिट बैलेंस कैसे निपटाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाय यूजिंग द unencumbered deposit available with the एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशन। यानी एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास उपलब्ध अविकल्पित जमा का उपयोग करके छोटे निवेशक के हितों की सुरक्षा के लिए एसओपी के अनुसार उनके क्रेडिट बैलेंस का निपटान एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन के अविकल्पित जमा से किया जाता है। तो बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इन द इवेंट ऑफ एन आउटेज कैन ट्रेडिंग कंटिन्यू इन सेगमेंट अनअफेक्टेड बाय द आउटेज। आउटेज की स्थिति में क्या अप्रभावित सेगमेंट में ट्रेडिंग जो है वो जारी रह सकती है। ऑप्शन ए, नो, ऑल ट्रेडिंग मस्ट सीज। ऑप्शन बी, यस, ट्रेडिंग कैन कंटिन्यू इन अनअफेक्टेड सेगमेंट। ऑप्शन सी, ओनली इन द अफेक्टेड सेगमेंट। ऑप्शन डी, ट्रेडिंग मस्ट बी पॉज्ड अक्रॉस ऑल एक्सचेंज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यस, ट्रेडिंग कैन कंटिन्यू इन अनअफेक्टेड सेगमेंट। दोस्तों जब आउटेज की स्थिति होती है, अगर कुछ सेगमेंट प्रभावित नहीं होते हैं तो उनमें ट्रेडिंग जो है वो जारी रखी जा सकती है ताकि जो है ट्रेडिंग में कोई भी जो है बाधा ना आए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अकॉर्डिंग टू SCRA, यानी SCRA की अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी। SCRA के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रतिभूतियों की परिभाषा में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए, बॉन्ड। ऑप्शन बी, यूनिट इश्यूड बाय म्यूचुअल फंड द्वारा जारी इकाइयाँ। ऑप्शन सी, स्क्रिप्ट प्रोवाइडिंग अ कंबाइंड बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन डी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ अ लाइक नेचर, समान प्रकार की विपणनीय प्रतिभूतियाँ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्रिप्ट प्रोवाइडिंग अ कंबाइंड बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, यानी बीमा और निवेश के सम्मिलित लाभ वाली स्क्रिप्ट्स। बीमा और निवेश जो है दोनों का सम्मिलित लाभ जो है प्रदान करने वाली स्क्रिप्ट्स को SCRA के तहत, किसके तहत, SCRA के तहत प्रतिभूतियों के रूप में नहीं गिना जाता है। ध्यान रखना, नहीं गिना जाता है, यहाँ पर नॉट पूछा था। इसका मतलब बॉन्ड को गिना जाता है, म्यूचुअल फंड जो यूनिट्स होती है उनको गिना जाता है, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो है उसको भी गिना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंटेन्ड एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेबी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सेबी की जिम्मेदारियों के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। कौन सा कार्य सेबी की जिम्मेदारियों के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज को विनियमित करना। ऑप्शन बी, प्रमोटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो है प्रमोट करना उनको, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, सुपरवाइजिंग इंश्योरेंस क्लेम्स, बीमा दावों की निगरानी करना। ऑप्शन डी, प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। यानी आपसे पूछो, यहाँ बताया गया है कि धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार, धोखाधड़ी और फ्रॉड की बात की गई यहाँ पे, और अनुचित व्यापार की बात की गई है कि ये प्रथाओं को रोकना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुपरवाइजिंग इंश्योरेंस क्लेम्स, यानी
बीमा दावों की निगरानी करना। सेबी की जिम्मेदारियों में बीमा दावों की निगरानी शामिल नहीं है, यह बीमा नियामक का कार्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच डॉक्यूमेंट मस्ट ब्रोकर्स इशू टू क्लाइंट टू मेक देम अवेयर ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। ब्रोकर्स को ग्राहकों को डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में शामिल जोखिमों के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा दस्तावेज जारी करना चाहिए? ऑप्शन ए रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, जोखिम प्रकटीकरण दस्तावेज। ऑप्शन बी कंप्लायंस सर्टिफिकेट, अनुपालन प्रमाण पत्र। ऑप्शन सी ट्रेडिंग एग्रीमेंट, ट्रेडिंग अनुबंध। ऑप्शन डी मार्जिन कॉल डॉक्यूमेंट, मार्जिन कॉल जो है डॉक्यूमेंट होता है उसको। तो अब इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। ब्रोकर्स को ग्राहकों को डेरिवेटिव ट्रेडिंग के संभावित जोखिम के बारे में सूचित करने के लिए एक जोखिम प्रकटीकरण दस्तावेज प्रदान करना आवश्यक होता है। और आजकल आप देखते हैं जितनी भी ट्रेडिंग एप्लीकेशंस होती है, जब भी आप ओपन करते तो आपको एक जो है वो ट्रेडिंग डिस्क्लोजर आपको सीधा एप्लीकेशन ओपन होते ही आपको दिखाई देता है, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि ट्रेडर्स को जो है वो हमेशा 10 में से 9 या फिर 100 में से 90 ट्रेडर्स को जो है वो लॉस होता है, ये आपको बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। What actions can a clearing corporation take if a clearing member fails to fulfill margin obligations? यदि कोई क्लियरिंग सदस्य मार्जिन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या कार्रवाई कर सकता है? ऑप्शन ए इम्पोजिंग पेनल्टीज, यानी दंड जो है वो लगाता है। ऑप्शन बी क्लोजिंग आउट आउटस्टैंडिंग पोजीशन, जो आउटस्टैंडिंग पोजीशन है को बंद करना। ऑप्शन सी विड्रॉइंग ट्रेडिंग एंड और क्लियरिंग फैसिलिटीज़, यानी ट्रेडिंग या फिर क्लियरिंग सुविधाओं को वापस लेना। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबाव। क्लियरिंग कॉरपोरेशन दंड लगा सकता है, पोजीशन बंद कर सकता है और सदस्य की ट्रेडिंग क्लियरिंग सुविधाओं को वापस ले सकता है यदि वह अपने मार्जिन दायित्वों को पूरा नहीं करता है। तो ये दोस्तों हमारी चैप्टर 8 से रिलेटेड पार्ट 1 वाली पहली सीरीज़, जहाँ पे आज हमने चैप्टर 8 लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जो है यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। किसी भी क्वेश्चंस में आपको अगर लगता है कि कोई आंसर गलत लगता है या फिर किसी भी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।